जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले के मामले सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। घाटी में कुछ पत्थरबाजों और भारत विरोधी तत्वों का हिरासत में उनको लिया गया है और पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 70 युवाओं को श्रीनगर में हिरासत में लिया गया और एक हफ्ते में 7 लोगों की हत्या की वारदात सामने आने के बाद घाटी में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि इलाके में एक सप्ताह में 7 निर्दोष नागरिकों को लक्ष्य बनाकर हत्या किए जाने के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सनसनी मची हुई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तो गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप एक्सपर्ट को कश्मीर भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के खिलाफ और भी ज्यादा मारक अभियान शुरू होने की संभावना है। यूं तो आतंकवादियों के खिलाफ नियमित अभियान कोविड लहर के दौरान भी जारी रहा, लेकिन अब निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वालों के खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू होने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल कश्मीर में कम से कम 25 नागरिक मारे गए हैं और इन 25 में से 3 गैर स्थानीय थे, 2 कश्मीरी पंडित थे और 18 मुसलमान थे। सबसे ज्यादा हमले श्रीनगर में हुए, जहां पर 10 ऐसी घटनाएं हुई, जिसके बाद पुलवामा और अनंतनाग में 4 घटनाएं हुई है। इनपुट से पता चला है कि अल्पसंख्यक दहशत की स्थिति में हैं और कुछ 50 से 60 गैर प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों के अलग 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में से जम्मू जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से ज्यादातर परिवारों के पास जम्मू के आवास है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हालातों को स्थानीय जो नागरिक हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे ये हालात हो चुके हैं। आतंकी हमले के बाद लगातार कश्मीर में हिरासत में 570 लोग आ गए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो कश्मीर में घटनाएं होती जा रही हैं वो काफी निंदनीय है। 90 से भी ऊपर बने हैं, क्योंकि पहले मिलिटेंसी एक तरह की थी, आजकल वार चल रहा है, क्योंकि आजकल इनको आका साथ हैं। खासकर कश्मीरी गवर्नमेंट जो अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है, आजकल वो बयान देते हैं। आजकल फारूक अब्दुल्ला रोने आते हैं। आज 31 साल के बाद फारूक अब्दुल्ला ने रोया कि कश्मीर में हालात खराब हैं, वह हमारे हिंदू भाई को मारा। जब हजारों लोगों को मारा तब वो भाग गया। आज महबूबा मुफ्ती कह रही है हम कब तक ये सहेंगे, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ये कर रही है, डबल गेम खेल रही है। वो बोल रही है कि आज ये हालात कर रहे हैं ठीक खराब बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट कब तक किस किस के साथ चलेगी सिक्योरिटी लेकर? जब तक इनके आका हैं ये बयानबाजी जो गलत दे रहे हैं ये बंद नहीं करेंगे तब तक वहाँ हालात सुधरेंगे नहीं। हम वहाँ उस टाइम निकले जब मैं 25 साल का था, मुझे पूरी स्थिति पता है। हमने घर 4 इंसानों को बुलाया जिन्होंने हमें बोला अभी आप 3 महीने के लिए यहाँ से निकल जाओ। हम नहीं निकले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे हमें मारेंगे। दे आर आउट ऑफ कंट्रोल एट द मोमेंट। आप आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये आज की बात भी है, आज सेम बात है। आज वार चल रहा है, वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगा रहे हैं इसलिए कि आज वहाँ ज़मीन निकलती है, आज उनके मकान निकलते हैं, आज उनकी मंदिरों की प्रॉपर्टी निकलती है जो इन आकाओं ने खाई है, इसलिए वहाँ हालात ख़राब कर रहे हैं। इनके हमें निकाल रहा, हमारे बच्चों को वहाँ सताते हैं और कुछ नहीं है ये। बाकी ये मगरमच्छ के आंसू और ये पॉलिटिक्स ये बंद करो। जैसे ये हालत है, जैसा बिंदु साहब को मारा है परसों, बेचारा थी आज वो 100 साल से वहाँ रह रहा है। जो बिहारी था वहाँ पर बेचारा रेडी चला रहा था, उसका क्या कसूर था? जैसा वो कल टीचर 2 मारे हैं स्कूल में जाकर, नाम लेकर उनको बाहर निकाला गया, ग्राउंड में मारा है उनको, तो इससे क्या कंडीशन है? ये हिंदू को ही मार रहे हैं चुन चुन के। जब 90 का वाक़ा हुआ, मेरा चचेरा फुफेरा भाई मार दिया उसको, वो यहाँ से चला गया, वापस उसको मार डाला वहाँ पर। हमारे गांव का दूसरा एक पंडित जी था, वो मवेशियों के साथ जा रहा था तो उसको भी गोली मार दी। तो लगता है वही हालात बने हुए, उससे बदतर हो रहे हैं, उससे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है हम वापस आपको ले जाएंगे, मगर हालात वो नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं हमें। क्या बता रहे कि वो यही कह रहे हैं कि डर है वहाँ सर, वो नहीं चाहते हमें बसाना वहाँ।
तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कैप्टन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू में, ये एक नए तरीके से टारगेट किलिंग जो आतंकवादी कर रहे हैं, पहले 2 टीचर्स को मारा गया, उसके बाद तमाम हमने स्थितियां देखी। अब इसी को लेकर जिस तरीके से आज एलजी की मुलाकात अमित शाह से हो रही है, किस तरीके से आप इस मुलाकात को देखते हैं, कितनी अहम ये मुलाकात? देखिए, ये मुलाकात अहम हो सकता है, लेकिन इस मुलाकात के पीछे जो मंशा है घाटी में आतंकवादियों की और वहाँ के कुछ लोगों की भी, वो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जो चीज़ 1990 में हुआ था, मैं अभी आपके जो अभी वो बोल रहे थे, कश्मीरी पंडित बोल रहे थे, मैं उन दिनों में कश्मीर घाटी में था, पोस्टेड था इंडियन एयरफोर्स में। और हमने जब वहाँ पे कदम रखा था, उन्हीं दिनों में कदम रखा था, तो हमें जो हमारे ऑफिस मेस में जो काम करते थे बच्चे, जो लोकल काम करते थे, उन्होंने आके बताया था जनवरी में, वो 20 जनवरी को, कि साहब कश्मीर तो आज़ाद हो गया और हम लोग यहाँ पे अभी आगे से नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि हमें अब्दुल्ला ने बताया हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर थे, कि हमने आज़ादी तुमको दे दी है, अब आगे तुम ले लो। तो ये चीजें वहाँ पे कानाफूसी चल रही थी कि फारूक अब्दुल्ला सीएम होते हुए कश्मीर को उस ब्रिंक पे ले आए थे जहां से कि सारे पंडितों को या तो भगा दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। उनका एक नारा था, रालिब गालिब या सालिब। ये हर मंदिर से, वो हर मस्जिद से, हर स्पीकर से वहां से निकलता था कि पंडित तुम या तो वहां से भाग जाओ, या तो कन्वर्ट करो, या फिर मारे जाओ। और ये चीज इतनी शर्मनाक थी, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम आजाद भारत में हैं। तो ये चीजें हमने वहां पे देखी 1990 की। अभी की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो वहाँ के जो जिहादी हैं, जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, आज वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं, आज उसमें लोकल भी हैं। तो लोकल जो मानसिकता एक आई है, खास करके अफगानिस्तान में तालिबान के विक्ट्री के बाद, वो मानसिकता उनकी बूस्ट हुई है कि हम कश्मीर को भी फ्री कर सकते हैं। इनको पाकिस्तान से जरूर शह मिली है कि वहां पे फिर से जो पंडित हैं, जो हिंदू बच गए हैं, जो सिख बच गए हैं, उनको मारना शुरू करो। नहीं तो कौन जानता है, एक स्कूल में एक लड़की पढ़ा रही है, सिख की बेटी पढ़ा रही है, उसका नाम किसको पता है? किसको पता होगा कि वो लड़की उस दिन पढ़ाने के लिए आई है या नहीं आई है? लोकल का वहां पे हाथ है। अभी का जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें लोकल भी उसमें साथ दे रहे हैं। तो अभी जो एक ग्लोबल जिहाद शुरू हुआ है हाल के वर्षों में, वो चीज अब आपको कश्मीर में देखने के लिए लो स्केल पे मिल रही है। कश्मीर में अभी पंडित वहां से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? आप वहां से भाग के जम्मू आइएगा। जम्मू में भी अभी मुसलमानों की संख्या जो है, तादाद जो है, वो 60% है। कल को वो वहां पे भी शुरू करेंगे, तो फिर वहां से आप कहां भागेंगे? भागना ये नियति नहीं है। अभी वहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर में है, शाह के अंदर में है। तो अमित शाह जी को भी चाहिए कि अभी वो सब कदम उठाए जो कि एक जिहाद के अंदर में किसी भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में लोगों को थ्रेट है। अभी उसकी जरूरत है। अभी जो वहां पे रह रहे हैं उनको विश्वास दिलाए, वहां पे जितनी सिक्योरिटी फोर्स को जमा करना हो वहां पे सिक्योरिटी फोर्स लगाएं, लेकिन एक भी हिंदू या पंडित कश्मीर घाटी से ना भागे, ना पलायन करे। जी ठीक है, मैं दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम जो स्थितियां हम देख रहे हैं घाटी में, अब आतंकवादी जो हैं उन्होंने बहुत आसान तरीका अपना लिया है और आसानी से आम नागरिकों को टारगेट करने का तरीका उन्होंने अपनाया है। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आम नागरिकों की अगर जान खतरे में डाली जाती है तो वो बताना चाहते हैं कि घाटी के ही कुछ लोग, जिस तरीके से कैप्टन साहब ने कहा कि जो जयचंद है आपके शहर के, आपके देश के जो जयचंद है, वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर करते नजर आ रहे हैं। इस तरीके की मानसिकता आतंकवादियों की होती जा रही है। किस तरीके के कदम हम उठा सकते हैं इसमें? मुस्कान, ये जो कश्मीर की घटनाएं हैं, ये पहली बात तो कोई नई नहीं है, ये लगातार होती चली आ रही हैं। लेकिन अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे कोई मसला है। आज़ादी के बाद से जब कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया, आर्टिकल 370 वहाँ पर इम्पोज किया गया, तब से वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी
वो एक विशेष प्रिविलेज एंजॉय कर रही थी। उस विशेष प्रिविलेज में उनको बहुत सारे विशेषाधिकार थे। अपना वहां पर प्रॉपर्टी न खरीदने के लिए आर्टिकल 35A भी लागू कर दिया गया था कि कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा कश्मीर के डेवलपमेंट के नाम पे जाता था, लेकिन वो पैसा डेवलपमेंट में ना लग करके एक चंद लोगों के, चंद पॉलिटिकल घराने जो थे वहाँ के, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये जो चंद घराने लोग थे, इनके अपने डेवलपमेंट पे सरकार के नाम पर पैसा वो खर्चा होता था। आर्टिकल 370 हट जाने के बाद ये बहुत इविडेंट है कि फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार के लोगों की वो स्पेशल प्रिविलेज खत्म हो गई, सरकार से मिलने वाला वो पैसा खत्म हो गया। और जब ये पैसा और ये प्रिविलेज खत्म हो गई तो जो पाकिस्तान और चाइना उनको इम्पोर्टेंस देते थे, उन लोगों ने वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को भी पता चल गया कि अब इन लोगों की वहां पर नहीं चल रही है। तो वो एक तरीके से अपने वजूद को खत्म होता पा रहे हैं। तो उस वजूद को वापस पाने का तरीका यही है कि वो आतंकवादियों से मिल करके वहां अपने लोगों को लगा करके वहां दहशत फैलाएं, क्योंकि जब लोकल व्यक्ति के दिलों में दहशत फैलती है तो वो आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है, क्योंकि वो सेना के लोगों को ज़्यादा नहीं मार पाएंगे। हालांकि ये कृत्य उन्होंने पहले भी किया है, लेकिन लोकल आदमी को अगर मारेंगे और स्पेशली हिंदू को मारेंगे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में भी ये बातें कई बार हो चुकी हैं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है, इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि वहां पर हिंदू लोगों को मारा जाए। ये प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो टारगेटेड किलिंग करी जा रही है वो इसीलिए करी जा रही है कि यहाँ पर हिंदुओं के दिलों में दहशत फैले। और वो ये जताना चाहते हैं कि भले ही सरकार ने आर्टिकल 370 यहाँ से हटा दिया हो, लेकिन यहाँ पर हिंदू तब भी सुरक्षित नहीं है। अब यहाँ पर भारतीय सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने उसको यूटी बना दिया है। यूटी बन जाने के बाद उसका पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। तो अब ये जरूरी है, और अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर जिस तरीके से पहले उसने स्पेशल दर्जा दे करके कश्मीर के पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट किया था, चंद घरानों को प्रोटेक्ट किया था और एक स्पेशल पैसा वहाँ खर्चा कर रहे थे, इसी तरीके से कश्मीर को एक बार फिर स्पेशल दर्जा दे करके, मैं आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेशल दर्जा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए कि चाहे जिस तरीके से वहां पर अधिक से अधिक आर्मी डिप्लॉय करनी पड़े, इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा पावर देनी पड़े, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और ज्यादा मजबूत करा जाना चाहिए, लेकिन वहां पर सरकार को एक स्पेशल अटेंशन दे करके वहां के दिलों से, वहां के लोगों के दिलों से दहशत को निकालना होगा। क्योंकि जब वहां के लोकल लोगों के दिलों से दहशत निकलेगी तो वहां डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि कश्मीर अपने आप में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। पहले देखिए हिंदी सिनेमाओं की बहुत ज्यादा शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ता गया, लोकल गवर्नमेंट ने वहां पर लोगों का एंट्री बंद कर दी, इस तरह की चीजें बंद कर दी, तो उन्हीं खूबसूरती को शूट करने के लिए हिंदी सिनेमा के लोग यूरोप जाने लगे, जबकि जो यूरोप में है उससे ज्यादा खूबसूरती कश्मीर में है। बिल्कुल। तो कश्मीर अगर प्रोटेक्ट हो जाएगा, लोकल लोगों के दिलों से दहशत निकल जाएगी, तो वहां पर टूरिज्म बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, और टूरिज्म डेवलपमेंट होने से कश्मीर का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने के लिए कश्मीर नहीं जा पाते हैं, डर के मारे नहीं जाते, जाना चाहते हैं लेकिन लगता है कि ऐसा ना हो जाए फंस जाए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ कई बार आई है। तो ये जो डर है ये लोगों के दिलों से निकलना ज़रूरी है, और इसके लिए सरकार को चाहे जो करना पड़े, जितना पैसा वो पहले कश्मीर को वैसे खर्चा कर रही थी, मैं कहता हूँ कि उतना ही पैसा अब सरकार की कश्मीर की सुरक्षा पे लगा देना चाहिए। बिल्कुल। और कश्मीर को बिल्कुल सुरक्षित कर देना चाहिए। ये आवाज़, ये सुरक्षा की आवाज़ पाकिस्तान के कानों तक भी जानी चाहिए, चाइना के कानों तक भी जानी चाहिए कि कश्मीर की बाउंड्री सुरक्षित है। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है यशवर्धन साहब, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी बातें आपने कही है। मैं कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि दिलीप जी की बातों से आप कितना सहमत हैं। साथ ही साथ एक सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे, 1990 का जो दशक था, उस समय जो कश्मीरी पंडित में और जम्मू कश्मीर के लोगों में जो डर था वो उसके बाद नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी कुछ पिछले 48 से ज़्यादा घंटों में ये डर, ये दहशत का जो माहौल है वो वहाँ की जनता में देखने को मिला है। जी हाँ मुस्कान, कुछ चीज़ें अभी हाल में हुई हैं, और जैसे आपके भी प्रवक्ता बता रहे थे हर्षवर्धन जी, ठीक ही बता रहे थे, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ी थी। जो 90 दशक में जो हुआ था वो तो हमने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा हुआ है। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि
लोगों में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। बिल्कुल। और जो मिलिटेंट्स वहां पे चाहते थे वो करते थे, क्योंकि सुरक्षा बलों की जो संख्या थी वहां पे बहुत कम थी। और हमने खुद ही झेला हुआ है कितनी बार, जब जा रहे थे कहीं पे, हम ड्यूटी पे जा रहे थे या कहीं कुछ और कर रहे थे, मिलिटेंट्स के खतरे हमने वहां पे देखे हुए हैं। लेकिन उन दिनों में लोकल जो थे वहां के, उनके साथ में बहुत कम थे। वो संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। और जब से खास करके ये 2014 में वो अल बगदादी ने इराक का वो ग्लोबल खलीफत का जो उन्होंने नारा दिया हुआ है, और उसमें उसने कश्मीर का भी नाम लिया हुआ था, तो उनके बाद से वहां पे जो लोकल एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या, पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी है। उससे पहले भी जो वहाँ के जो नागरिक थे, जो मुसलमान नागरिक थे वहाँ पे, वो उनके बच्चों को वहाँ से अगवा किया जाता था, या फिर वो अनमने भाव से अपने बच्चों को देते थे, जिनको लेके के सीमा पार में जाके मिलिटेंसी की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर वहाँ से भारत भेजा जाता था। तो ये पहले अनमने भाव से करते थे, लेकिन ऑफ लेट ये जिहाद का एक जो रूप हम वहाँ पे देख रहे हैं, ये जिहाद का एक रूप है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वो आत्मघाती हमले के लिए नहीं देख सकता है कि वो आत्मघात जाकर करेगा। सेना कह रही है कि अगर किसी ने बंदूक उठाया है तो बंदूक नीचे रखो, नहीं तो तुम्हारी आयु 21 दिन की होगी, 3 हफ्ते की होगी। तो ये सब चीजों में जब लोग आ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां लगातार घाटे में बढ़ती जा रही हैं और अब आतंकवादी आम नागरिकों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। दिलीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास कैप्टन साहब एक बार फिर से। दिलीप जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आखिर जिस तरीके से ये तमाम जो चीजें हो रही है, आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, इन्हीं अभी देखा हमने मुसलमानों की भी, काफी मुसलमानों की हत्या हुई, हिंदुओं की हत्या हुई, ये जो तमाम चीजें हैं, इसी बीच अब एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है, उनका सलाहकार, मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा शाह फैजल को, जो अभी आईएएस अधिकारी थे और पहले जो जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नागरिक थे और आईएएस अफसर बनने में वो कामयाब रहे थे, उनको अब उनका सलाहकार बनाया जा रहा है। और ये तमाम चीजें अभी हो रही है जब आतंकवादी गतिविधियां लगातार घाटी में बढ़ती जा रही है। देखिए ममता जी, ये सत्य है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान होते हैं, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये एकदम सत्य है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है और हर कश्मीरी भी आतंकवादी नहीं होता है। और भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश के ऊपर अपनी जानें दी हैं। हम अब्दुल हमीद को नहीं भूल सकते, हम अपने कलाम साहब को नहीं भूल सकते, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जानें भी दी हैं। और सत्य ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसलमान हैं जो भारत के लिए काम करते हैं, तभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उन लोगों को पकड़ पाने में कामयाब होती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो अगर हिंदू अधिकारी है तो वो नहीं समझ पाएगा, उनकी जो भाषा होती है वो नहीं समझ पाएगा, उनके जो इशारे होते हैं वो नहीं समझ पाएगा। तो ये भ्रम हटाना होगा हमें कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ऐसा नहीं है। और मुसलमान सलाहकार अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि कई बार होता है कि जैसे अभी स्कूल वाली घटना आप देख लीजिए, वहां उन्होंने मुसलमानों को छोड़ दिया, हिंदू को मार दिया। तो पहली बात तो आतंकवाद का कहीं कोई चेहरा और कहीं कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने कुरान को और इस्लाम को बदनाम किया है, ये सत्य है। ये सहारा लिया है उन्होंने, ये भी सत्य है। तो मुझे लगता है कि सरकार की अच्छी स्ट्रेटेजी है और इसमें मुसलमानों से कहीं ज्यादा रोल पॉलिटिक्स का है। वो पॉलिटिक्स हमारी इंटरनल भी है, जिसमें मैं चंद घरानों का नाम अभी मैंने लिया था, चाहे वो महबूबा मुफ्ती, चाहे वो फारूक हूँ। इन लोगों की अपनी दुकानें बंद हो गई। सत्य है कि इनकी जो पॉलिटिक्स की दुकानें चल रही थी वो दुकानें बंद हो गई। इनका जो पॉलिटिक्स का सामान बिक रहा था वो सामान बिकना बंद हो गया और इनके घर में पैसा आना बंद हो गया। उस पैसे ना आने की वजह से इनकी पावर कम हो गई। पाकिस्तान ने और चाइना ने इनको पूछना बंद कर दिया, तो उनको अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है। तो जब अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है तो चाहे उन्हें इस्लाम का सहारा लेना पड़े, चाहे मुसलमान का सहारा लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और इसके पीछे एकदम सत्य है कि पाकिस्तान और चाइना और विदेशी ताकतें हमारे देश के खिलाफ काम कर रही हैं। और जब भी आप किसी के घर में घुसना चाहते हैं तो आपको उस घर में किसी न किसी भेदी को ढूंढना पड़ता है। तो वो फारूक अब्दुल्ला है या इस तरह के जो लोकल और पॉलिटिक्स है वहाँ की, वो हमारे देश के खिलाफ काम करती है। इसमें इसको देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा था तब भी फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि हम दोबारा से इसको लागू करेंगे। ये बहुत सारे एंटी नेशंस बयान उस पॉलिटिकल घराने की तरफ से आते रहे हैं। तो ये
इसमें ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का है, और यही एक कारण है कि वहाँ आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लगातार आतंकवाद को बढ़ावा तो मिलता जा रहा है, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं, मैं कैप्टन साहब आपसे जानना चाहूँगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और ये जो जयचंद है, इनसे आखिर बचा कैसे जाए? क्योंकि हम देखिए अफगानिस्तान की बात अगर कर ले तो अफगानिस्तान से हम लोगों को लाकर शिक्षित करते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ से हम लोगों को लाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, और अफगानिस्तान को तो बहुत बड़ा हाथ है भारत का उसको इस तरीके से इतना खड़ा करने में। लेकिन तालिबान ने जिस तरीके से वहाँ पर कब्जा किया, हाल ही में हमने देखा कि वहाँ भी मस्जिद पर किस तरीके से हमला हुआ, कितने लोग मरे। क्या उस हमले को और भारत में फिलहाल घाटी में जिस तरीके की स्थितियां हो रही है, इनको किसी तरीके से जोड़कर देखा जा सकता है? मुस्कान, अभी हर्षवर्धन जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन उनके एक बात से मैं असहमत नहीं हूँ जी। आज के दिन में जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका एक धर्म है, क्योंकि ये जितने भी घटनाएं हैं ये जिहाद से प्रेरित है, इसलिए इसका एक धर्म है। हम लोगों ने बहुत दिन कह लिया, पूरे विश्व ने बहुत दिन कह लिया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब पहली बार 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, एक वर्ड दिया था, आप याद कीजिए, रेडिकल इस्लाम। पहली बार किसी ने सुना था ऐसा वर्ड कि रेडिकल इस्लाम है, जो कि इन तरह के आतंकी घटनाओं में लिप्त है। तो आज जो आप देख रहे हैं, जो आतंकवादी घटनाएं देख रहे हैं, इसका एक रंग है, इसका एक मजहब है, वो है जिहाद। सब लोग इसमें नहीं हैं, और जैसे बता रहे थे हर्षवर्धन जी, मैं तो खुद वहां पे घाटी में रह चुका हूँ। बिल्कुल। वहां पे सिर्फ आप याद कीजिए, आज से सिर्फ 4 साल पहले की बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सिर्फ 5% लोग आतंकवादी हैं, सिर्फ 5, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन उस 5% के साथ में जो बाकी 20% या 30% हैं, वो उनके जो सहायता करने वाले हैं, या जो उनकी मानसिकता को सोचने समझने वाले हैं, वो हैं, हेल्पर हैं उनकी। लेकिन बाकी जो 60% लोग हैं, बिल्कुल इनोसेंट हैं, वो बिल्कुल आपके साथ में है, वो उतने ही भारतीय हैं जितना कि हम हैं। हमें गर्व होता था ऐसे लोगों से वहां पे इंटरेक्ट करने में। तो अब ये देखिए कि वो 5% जिनके हाथ में बंदूक था, और बाकी 25 या 30% जो उनको सहयोग देने वाले थे, ये बहुत बड़ी संख्या है। मुस्कान, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और बंदूक लेके खड़े हो जाएं, तो वहां से सबको भागना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही एक कारण है कि वहां पे जो नॉर्मल मुसलमान हैं, जो आपके साथ हैं, जो पीस लविंग हैं, उनको चुप रहना पड़ता है। और जब वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ में पीछे में चलो, वो पत्थर फेंकने के लिए, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है, उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। देखो, ये जिहादियों को जान लेने में कोई दो राय नहीं होती है। जब उनको कहा था कि उसको मार दो, वो मार दो। बिल्कुल। अब शिया सुन्नी का किसी और के साथ में इनका आपस में वो है, चलता आ रहा है सदियों से, और चलता रहेगा, वो अलग चीज है। जो आपने अफगानिस्तान में देखा है, अभी जो मस्जिद में वहां पे शिया मस्जिद में हुआ था, वो शिया और सुन्नी का था। वहां पे शियाओं ने बहुत सहा है सुन्नी का ये जो आतंक है, बहुत सहा है। अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसकी तो चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन उसका एक थ्रेड, उसका एक धागा यहाँ कश्मीर में भी आता है। क्योंकि अभी जो हाल में ये चीजें शुरू हुई हैं, सिविलियंस के ऊपर में अटैक शुरू हुई हैं, उनको यही लगता है कि जो तालिबान का जो माइंडसेट था, अगर यहाँ के नॉर्मल लोगों में, आम आदमी में अगर वो दिया जाए, उनको वो चीजें हर शुक्रवार को उनके खुतबे में पढ़ी जाती है, हर मस्जिद में हर फ्राइडे को ये खुतबा पढ़ी जाती है, जहाँ पे कि उनको बताया जाता है कि तुमको क्या करना है, इस्लाम तुम्हें क्या सिखाता है। तो ये चीजें चली आ रही हैं। अब यही पे मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फ्रांस में यही हो रहा था, फ्रांस में यही चीज शुरू हुआ था। और जब फ्रेंच सरकार ने वहां पे सारे मस्जिदों में छापे मारे, तो पता चला कि यहाँ पे 60% जो मुल्ला हैं उन मस्जिदों में, वो फॉरेनर्स हैं, रेडिकल कंट्रीज के हैं। तो ये रेडिकल एलिमेंट्स जो मस्जिदों में घुसे हुए हैं, और वो हमारे यहाँ भी हैं। आप याद कीजिए वो तबलीगी जमात का समय,
उसमें जितने भी मस्जिदों में छापे मरे थे, कुछ ही पड़े थे, उसमें से फॉरेनर निकले थे। तो ये फॉरेनर एलिमेंट जो मस्जिद में है, वो खास करके रेडिकलाइज करने के लिए हर शुक्रवार को ये खुतबा पढ़ा जाता है। बिल्कुल, तो हर इन सब जुमे की चीजों नमाज को को अब ये सरकार चीजें को होती पता हैं। है। बिल्कुल, हर अब जुमे की सरकार को ये नमाज सब को वो चीजें ये पता चीजें है, पढ़ते हैं। उनको संज्ञान लेना जी, पड़ेगा। और ये देखिए जो तमाम जो घटनाएं हो रही है वो जुम्मे की नमाज के समय की हम देख रहे हैं। दिलीप जी, आपके पास जी। आना चाहूंगी, समय की भी कमी है, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, लेकिन तमाम बातें जिस तरीके से कैप्टन साहब ने बताई काफी अहम बातें हैं, और ये जो सरकार का यहाँ पर पहलू है वो किस तरीके का होना चाहिए, हमें किस तरीके से हम सुरक्षा घाटी की कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए, हम किस तरीके से प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हम अगर स्थितियों को देखें तो हमारी सेना के पास भी इतना पावर नहीं है, उनको पहले अनुमति लेनी पड़ती है अगर कोई उनके सामने आ जाता है तो। अगर सेना को ही इतना बांध कर रखेंगे तो आखिर कैसे हम लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे? ये चीजें जो हो रही है इनको कैसे बदला जाएगा? मुस्कान, मेरा अपना अनुमान है कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दिए, स्पेशली कश्मीर को लेकर के, और पावर्स और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि इस देश का जो लीगल सिस्टम है, जो मानवाधिकार वाले लोग हैं, मानवाधिकार वाले लोग जब कहीं एक्चुअल केस होता है जहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा होता है वहाँ वो नहीं आते, लेकिन जहाँ इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं कई बार गलत जगह उनका इंटरफेरेंस हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, मानवाधिकार का ख्याल हमें रखना चाहिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, वो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हो रही, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, वहाँ पर हमें मानवाधिकार की बातों को नहीं करना चाहिए। और आर्मी को ये परमिशन होनी चाहिए कि शूटेड साइट हो, अगर इस तरह कोई घटना हो, ऑल्दो आर्मी को बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। एजुकेशन, इस्लामिक जो एजुकेशन है, जो स्पेशली ये क्या नाम है, जो इन लोगों को पढ़ाई जाती है जिसमें ये इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर इस समय उनको मॉडर्न एजुकेशन दिए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको उस दायरे से बाहर लाने की ज़रूरत है। सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए और एजुकेशन भी बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए, और भारत सरकार को वहाँ पर जन जन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जो मुस्लिम में अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, उन अच्छे स्कॉलर्स को आगे लाना पड़ेगा, उन्हें ये अवेयरनेस फैलानी बिल्कुल, पड़ेगी ये तमाम कि चीजें एक्चुअल में बहुत इस्लाम जरूरी कहता है दिलीप जी, क्योंकि अगर हम खुद लोगों को शिक्षित करेंगे, शिक्षा ही देखिए एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम लगातार चीजों को सुधार सकते हैं। जी दिलीप जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, मेरे पास समय नहीं है, वक्त और इजाजत नहीं देता, मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन वाकई जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है और इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है।